हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंकुर बबेले आप सभी का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हिंदी माध्यम की कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध करा रहा है। मैग्नेट ब्रेन्स मतलब है फ्री एजुकेशन। आपको यहां पर किसी प्रकार का कोई पेमेंट नहीं करना होता है। आपको सभी वीडियोस बिल्कुल निःशुल्क, वो भी क्वालिटी कंटेंट और क्वालिटी टीचर्स के साथ मिलते हैं। चलिए बात करते हैं कि हम इस वीडियो के माध्यम से क्या पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक होगा रिंडरपेस्ट या मवेशी प्लेग। ये टॉपिक है आपकी कक्षा 10वीं के इतिहास का चैप्टर नंबर 3। चैप्टर का नाम है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। तो इसमें हम जो देख रहे हैं कि रिंडरपेस्ट या मवेशी प्लेग मतलब कि एक ये बीमारी के बारे में बात करेंगे और इस बीमारी को कैसे अंग्रेजों ने हथियार के तरीके से उपयोग किया है ना, या अंग्रेज ना कहकर हम क्या कहें, यूरोपियंस ने कैसे हथियार के तरीके से इसका उपयोग किया और अफ्रीका महाद्वीप के ऊपर कब्जा करने की कोशिश की। क्योंकि हमने पिछले वीडियोस के अंदर बात की थी कि अफ्रीका में उपनिवेशवाद, या हमने देखा था कि जो आपकी 19वीं सदी है उसके अंत में कैसे उपनिवेशवाद आता है, वो खास तौर से कहां आता है, आपका अफ्रीका में। हमने वो सारी बातें वहां पर देखी हुई थी। अब हमें बात करनी है कि रिंडरपेस्ट और मवेशी प्लेग, एक एक करके बात करते हैं। भाई रिंडरपेस्ट या मवेशी प्लेग का मतलब क्या है। आप देखेंगे कि रिंडरपेस्ट क्या है, एक प्रकार की ये बीमारी है। ये कैसी बीमारी है, ये जानवरों में होने वाली बीमारी होती है। जानवरों में होती है बीमारी और जानवर क्या होते हैं, ऐसे मरना स्टार्ट हो जाते हैं। बीमारी बहुत तेज फैलती है, जैसे प्लेग फैल रहा था उसी प्लेग के जैसे फैलती है। इस कारण से इसको क्या कहते हैं, मवेशी प्लेग। मवेशी प्लेग कहने के पीछे कारण क्या है, क्योंकि जानवरों में ये बहुत तेजी से फैलेगी। आगे देखेंगे हम इसके घटनाक्रम देखेंगे, इसमें देखेंगे भाई कैसे ये तेज फैल रही है। तो रिंडरपेस्ट एक बीमारी हो गई और ये बीमारी कहां थी, अफ्रीका में पाई गई 1890 के दशक में। आप इसको देखेंगे मवेशियों का इसको प्लेग कहते हैं। प्लेग के पीछे कारण हमने जाना क्योंकि ये बहुत तेजी से फैलती है, जैसे प्लेग फैला करता था, इसी कारण से इसको मवेशियों का प्लेग कहा, क्योंकि मवेशियों में होती है। जब मवेशी ज्यादा मरेंगे तो अफ्रीका के लोगों की आजीविका और स्थानीय अर्थव्यवस्था को प्रभाव पड़ेगा या वो प्रभावित होगी। क्यों प्रभावित होगी, क्योंकि वहां के लोग जानवरों का ही उपयोग करके अपनी आजीविका चलाते थे और जानवरों का ही उपयोग से उनकी अर्थव्यवस्था चलती थी। इसलिए जानवरों की जब मौत होगी, मवेशियों की जब मौत होगी, तो उनकी अर्थव्यवस्था और आजीविका पर प्रभाव पड़ेगा। औपनिवेशिक समाजों पर यूरोपीय साम्राज्यवादी ताकतों के, है ना, मतलब औपनिवेशिक समाज मतलब अफ्रीका के जो भी देश हो गए वो क्या हो गए, गुलाम बन गए यूरोपियों का। तो वो क्या हो गए, औपनिवेशिक समाज। तो औपनिवेशिक समाजों पर यूरोपीय साम्राज्यवादी ताकतों के प्रभाव से, है ना, उनके जो प्रभाव है उनके प्रभाव से बड़े पैमाने पर क्या असर पड़े हैं। मतलब जब यूरोप के लोग आ गए, जब उनने दूसरे देशों को गुलाम बना लिया, तो उनकी ताकत से जो औपनिवेशिक राज्य बन गया उस पर इनके प्रभाव का क्या असर पड़ा है, वो देखने वाली बात है। तो क्या असर पड़ा है, तो हम एक एक करके देखते हैं। भाई इसमें देखना आप कि जो ये दौर था 1800 का, जो 19वीं सदी का जो दौर है, इस दौर में आप देखेंगे हमलों और विजयों के, है ना, यहां पर लड़ाइयां होंगी, जीत भी होगी, और जीत है तो नो डाउट हार भी होनी है ना। तो हमलों और विजयों के इस युग में दुर्घटनावश फैल गई मवेशियों की बीमारी, है ना। मवेशियों की बीमारी जो फैल जाती है, मवेशियों की बीमारी ने हजारों लोगों का जीवन और भाग्य बदल कर रख दिया और दुनिया के साथ उनके संबंधों को नए तरीके से ढाला, नई शक्ल में ढाला, है ना। शक्ल मतलब नया रूप उसको दिया गया, तो इस कारण से इसको कहा गया कि इनको नई शक्ल या नए रूप में इनको ढाला गया है। आप देखें कि भाई लड़ाइयां हो रही हैं, विजय हो रही है, हार हो रही है, उसी दौरान क्या होता है, अफ्रीका में एक बीमारी फैल जाती है, इसको आप रिंडरपेस्ट के नाम से जानते हैं। वो बीमारी फैल जाती है जिससे वहां के लोगों का जीवन और भाग्य बदल जाता है, वो परेशान होना स्टार्ट हो जाते हैं। फिर उनका दूसरों के साथ संबंध कैसा है, विश्व के साथ संबंध कैसा था, और अब नए तरीके से कुछ अलग तरीके से बनाना होगा, तो वो क्या होता है, नई शक्ल उसको दी गई। अभी हम देखेंगे कैसे विश्व के साथ संबंध होगा। अगर हम पुराने अफ्रीका की बात करें, प्राचीन अफ्रीका अगर आप देखें, तो प्राचीन अफ्रीका, अफ्रीका महाद्वीप जो है, अगर उसको आप देखते हैं तो वो कैसा है आपका, वो उसको अंध महाद्वीप कहा जाता है ना, कुछ इस तरीके से बना होगा, आप देखेंगे इसको। इस तरीके का ये महाद्वीप है। इसमें आप देखेंगे इसको क्या कहते हैं, इसको अंध महाद्वीप, है ना, डार्क कॉन्टिनेंट कहते हैं, अंध महाद्वीप।
क्यों कहते हैं अंध महाद्वीप? क्योंकि यहां तक कोई गया नहीं था, और आप यहां पर अगर महाद्वीप को देखेंगे, जब आप अपनी एटलस खोल के देखेंगे तो हरियाली ज्यादा मिलेगी। थार का रेगिस्तान भी मिलेगा लेकिन हरियाली ज्यादा मिलेगी आपको। मतलब यहां पर जंगल बहुत मात्रा में है, जंगल है तो जनजातियां हैं, जनजातियां हैं तो उनका अपना एक समाज है। मतलब उनका आधुनिक समाज से कोई खास लगाव होगा नहीं, उन्हें आधुनिक समाज से कोई खास लेना देना होगा नहीं। अपने में ही मस्त रहने वाली जो लोग हैं उनको ही जनजातियां कहते हैं। वो अपने में खुश हैं, अपने में मस्त हैं, उन्हें दुनियादारी से मतलब नहीं है। मतलब कि हम ये देखें कि विश्व में, मतलब जो दुनिया के देश हैं उनके साथ उनका किसी प्रकार का कोई खास कनेक्शन नहीं है, किसी प्रकार का कोई खास संबंध आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो प्राचीन अफ्रीका जो है, तो वहां पर आप देखेंगे कि जमीन की कमी नहीं थी। मतलब अफ्रीका बहुत बड़ा देश है, महाद्वीप है, तो अफ्रीका में जमीन की कोई कमी नहीं है, जबकि आबादी क्या है, बहुत कम है। तो प्रति व्यक्ति जो जमीन है वो काफी पड़ जाती होगी। वहां पर शिकार कर लो, अपना खेती कर लो, जो भी करना है वो आप कर सकते हैं। तो इसमें अगर आप देखें तो अफ्रीका की जो जिंदगी है ना, अफ्रीका की जो कामकाजी जिंदगी है वो जमीन और पालतू जानवरों के सहारे ही चलती है। खेती कर ली, जानवर से उस पर खेती कर ली, जानवर पर बैठकर चले गए, कुछ जानवरों को काट कर खा लिया, कुछ जानवरों से दूध निकाल लिया, कुछ जानवरों से खेती कर ली। मतलब जानवर और जमीन, बस ये दो चीजें आपके पास हैं, आपका जीवन चल जाएगा। वहां के लोग पैसे और वेतन के बारे में नहीं जानते थे, मतलब इसका चलन नहीं है। और आज की दुनिया में अगर आप देखें तो पैसे और वेतन का बड़ा खेल है। ऐसा कहते हैं ना कहावत कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, है ना। तो पैसे और वेतन का बड़ा खेल है ना, कि वेतन जरा थोड़ी सी बड़ी नहीं कि लोग एक कंपनी छोड़कर तुरंत चले जाते हैं दूसरी जगह। आपने देखा होगा दुनिया भर में लोग कंपनी स्विच करते हैं, बदलते रहते हैं। कारण क्या है? पैसा या वेतन, सैलरी थोड़ा ज्यादा मिली। और अभी दुनिया भर काम किसके लिए करी? पूरी दुनिया काम करती है वेतन के लिए। कोई भी दुनिया में जो काम कर रहा है वो वेतन के लिए ही काम करता है। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो वेतन के लिए काम नहीं करते। उनको आप परसेंटेज 0.001 में निकाल लेना, इतने लोग होंगे। बाकी दुनिया में जो है, जो अमीर है वो और अमीर होना चाहता है ना। पैसा है क्या, इतना पैसा है कि वो खा भी नहीं सकते उसको, इतना पैसा है कि आज से बंद कर दें तो उनकी आसानी से कट जाए, उनकी 7 पीढ़ियों की कट जाए, है ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वो और अमीर बनना चाहते हैं, मतलब पैसे की ललक बहुत है। लेकिन हम अगर अफ्रीका के समाज को देखते हैं तो यहाँ के लोग पैसे के लिए कोई काम नहीं करते थे। वो पैसा या वेतन के कॉन्सेप्ट को समझते ही नहीं थे। उनके लिए क्या था? जमीन और पालतू जानवर, इनसे ही उनका सारा कुछ काम हो जाता था। इसी से वो अपनी अर्थव्यवस्था भी चला लेते थे। कुछ बेचना खरीदना है तो गेहूं, अनाज और जानवरों के रूप में बेच खरीद लेंगे और उससे ही पूरा काम चल रहा है, कोई मतलब नहीं। मतलब जब ये पैसे को नहीं जानते हैं और पैसा नहीं है तो ये उपभोक्ता सामान भी क्या होगा, इनके पास कम होगा। जब पैसा नहीं है तो पिज्जा पेटीज नहीं खाना होगा नहीं वहां पर। जब पैसा नहीं है तो फिर उनको झूला नहीं झूलना होगा। जब पैसा नहीं है तो फिर उनको वो आपका पबजी नहीं खेलना होगा, मोबाइल की जरूरत नहीं होगी उस टाइम पर। खैर होगा भी नहीं मोबाइल। तो अगर पैसा नहीं है, पैसे का उपयोग नहीं करते हैं तो चीजें क्या होंगी, बड़ी लिमिटेड होंगी और बहुत आसान सी जिंदगी चल रही होगी। पैसा नहीं है तो फुल्की खाने का मन नहीं है, पैसा नहीं है तो छोले कुलचे खाने का मन नहीं है। सिर्फ मैं खाने का बता रहा हूं। ऐसे ही क्या है, किसी का घूमने का, किसी का फोटो खींचने का, किसी का ऐसे ही पैसा बर्बाद करने का, किसी का नशा दारू पत्ती करने का, है ना, ये सारी चीजें आप समझ रहे हैं, सब पैसे से ही आती हैं। पैसा ना हो कैसे करेगा आदमी? और वहां के देश में आप देख रहे हैं प्राचीन अफ्रीका में तो पैसे का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, पैसे और वेतन का चलन ही नहीं है। जब पैसे वेतन का चलन नहीं है तो आप देखेंगे कि उपभोक्ता सामान भी क्या होंगे, बहुत कम। क्यों खरीदेंगे भाई? जब है ही नहीं, वो समझते नहीं होंगे उपभोक्ता सामान क्या है। तो ये वाली सारी चीजें हैं, ये होंगी नहीं। तो आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे ना कि पैसा नहीं है, तो आप समझ रहे होंगे कि पैसा ही कई सारी चीजों की जड़ है। पैसा बहुत ताकतवर है। ऐसा भी कहते हैं ना, कुछ लोगों ने कहा है ऐसा कि पैसा खुदा तो नहीं है ना। किसी ने कहा है कि पैसा खुदा तो नहीं है लेकिन खुदा से कम भी नहीं है। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि जब इन लोग के पास पैसे और वेतन का कॉन्सेप्ट नहीं है तो इनकी खुशहाली किस स्तर पर होगी। आपकी खुशहाली किस स्तर पर रहती है? आप कई बार चर्चा करते हैं, घर में चर्चा होती है, यार बोले उनका लड़का इतना कमाने लगा, उनके लड़के के इतने नंबर आ गए, उनका लड़का ये कमाता है, उसने ये गाड़ी खरीद ली, उसने घर खरीद लिया। ऐसी चर्चाएं होती हैं। तो आप मान लो कम कमा, सबकी अपनी क्षमताएं होती हैं। आप मान लो कम कमा रहे हो तो आपके सामने आपके घर वालों ने बोला तो वो किस लिए बोला गया है? आपके लिए बोला गया। आपको ताना मारा गया है, आपको कैसा लगेगा? आप खुद फील करते होंगे कैसा लगेगा। तो यहां पर तो ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं है, पैसे वैसे कॉन्सेप्ट नहीं, कोई मतलब इतनी किलकिल नहीं, परेशानी नहीं, बहुत आसानी से चल रहा है।
तो जब पैसा नहीं है तो घर बंगला मकान गाड़ी खरीदने का भी कॉन्सेप्ट नहीं है, अपनी बैलगाड़ी चलाई उसमें बैठ के चले गए। ज्यादा रईस हो गए तो बैलगाड़ी थोड़ी गद्दा वद्दा लगा के बना ली, बस इससे ज्यादा फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो उपभोक्ता सामान भी क्या होंगे, बहुत कम होंगे। तो आपको मैं समझ रहा हूं कि पैसे का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि पैसा नहीं है मतलब कि लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। हाँ, व्यवहार में काम कर देंगे, मदद कर देंगे, लेकिन अगर आप पैसे वैसे का बोलोगे कि आप हमारे यहाँ काम करोगे तो आपको 10,000 का महीना मिलेगा, तो ये समझते नहीं क्या 10,000 का महीना, कोई समझ में नहीं आता इनको, तो इनका कोई मतलब नहीं होगा, इन्हें कोई लेना देना नहीं होगा। अब देखना कि यूरोपीय ताकतें जो हैं वो अफ्रीका महाद्वीप की ओर आकर्षित हो रही हैं। आकर्षित होने के पीछे कारण क्या है? अफ्रीका का एक तो बड़ा भूभाग, अफ्रीका बहुत बड़े भूभाग में फैला हुआ था। दूसरा, पूरे भूभाग में आप देखें खनिज भंडार, यहां पर खनिजों के अपार भंडार आपको देखने को मिलेंगे। सोना, हीरा, है ना, कोयला, मैग्नीज, बहुत सारे आपको खदानें देखने को मिलेंगी। हर प्रकार का खदान, हर प्रकार का आप यहां पर खनिज देख सकते हैं। एक टाइम तो ऐसा था कि अफ्रीका, इन्हीं यूरोपीय ताकतें जब आ जाएंगी तो अफ्रीका पूरे दुनिया के सोने का 20% 20% उत्पादन करना वो स्टार्ट कर देता है। तो यूरोपीय ताकतें अफ्रीका महाद्वीप की आकर्षित हुई। आकर्षित होने का पीछे कारण क्या है? विशाल भूक्षेत्र का होना और खनिज संपदा होना, ये अपार खनिज संपदा होना, इस चक्कर में वो आए। विशाल भूक्षेत्र था तो वो चाहते थे यूरोपियन लोग आकर यहां पर बागानी खेती करना चाहते थे, साथ ही साथ यहाँ की खदानों का दोहन मतलब निकाल कर कहां ले जाना चाहते थे? अपने देश ले जाना चाहते थे। उन्होंने अफ्रीका का भला नहीं किया, अपने अफ्रीका का भला करते तो गरीब महाद्वीप होता क्या? अभी नहीं होता ना। तो वो क्या चाहते थे? अपने देश ले जाना चाहते थे, और सबको कहां भेजना चाहते थे? यूरोप भेजने के लिए, या यूरोप भेजने के लिए प्रतिबद्ध थे, यूरोप भेजने की कोशिश कर रहे थे। बागानी खेती का मतलब क्या है? बागानी खेती से वो चाय, कॉफी, रबर, इन सब की खेती करवाना चाहते थे, और इनका भी उत्पादन जो होगा, कृषि उत्पाद या बागानों का जो उत्पाद होगा, उसको भी कहां ले जाएंगे? यूरोप ले जाने की कोशिश कर रहे थे। तो खदान और बागानी खेती के उत्पादनों को यूरोप भेजा जाएगा, मतलब इनका जमकर दोहन किया जाएगा। मतलब क्या होगा? अफ्रीका अब उपनिवेश बन गया होगा। अफ्रीका में कई सारे देशों के उपनिवेश बन गए होंगे। लेकिन सपना तो देखा, सपना देख लिया, सपना देखना अच्छी बात है। आपने देखा कि हम ऐसा ऐसा कर सकते हैं, वहां पहुंचे, हकीकत में तो कुछ और था। हकीकत में एक आ गई समस्या। समस्या क्या आ गई? हमने अभी एक स्लाइड पहले पढ़ा है कि अफ्रीका का व्यक्ति पैसे के लिए काम नहीं करता। अफ्रीका के लोग तनख्वाह पर काम नहीं करते, ना ही करना चाहते हैं। जब तनख्वाह पर काम नहीं करते तो कैसे करवाओगे इन लोगों से काम, है ना? काम कैसे होगा? काम तो करवा नहीं पाएंगे। तो इन लोगों से काम करवाने के पीछे बड़ी समस्या होगी कि बागान का हमने सोच लिया, खदानों का सोच लिया, लेकिन लोग तो जा ही नहीं रहे। क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि उनके पास बड़ी बड़ी जमीनें हैं, पर्याप्त जानवर हैं, अपने जानवरों को लेते हैं, चराते हैं, अपनी खेती करते हैं। जो जानवर काटने लायक हैं उनका मांस खाते हैं, जिन जानवरों से दूध लेने लायक है उनका दूध लेते हैं, और बढ़िया मस्ती में रहते हैं, कोई मतलब नहीं है उनको। तो वो तनख्वाह में क्यों काम करेंगे? तो समस्या आ गई। तो यूरोपियों की जो सपना था या यूरोपियों की जो सोच थी उस पर, या उम्मीद थी, उस पर क्या हो गया? पानी ढलना स्टार्ट हो गया। लेकिन उनने समस्या का हल निकाला। समस्या का क्या हल निकाला? और समस्या का हल निकालने के लिए पहले तो उन्होंने बहुत हथकंडे आजमाए, है ना, कई सारे हथकंडे आजमा कर देख लिए, लेकिन इनकी बात नहीं बनी। बात नहीं बन पाती कि भाई क्या करें क्या नहीं करें, बड़ा लफड़ा चल रहा था, सब प्रकार के हथकंडे अपनाए। लेकिन सॉल्यूशन के तौर पर इनको एक चीज मिल जाती है, कर। क्या मिल जाता है? कर। मतलब कि अब जब हमने गुलाम बना लिया है वहां पर, वो भूभाग हमारे क्षेत्र में आ गया है, तो वहां के लोगों के ऊपर कर लाद दो। जब आप कर लाद देंगे तो फिर व्यक्ति को, वहां के व्यक्ति को कर का भुगतान करना पड़ेगा। अब वो कर का भुगतान कैसे करेगा? तो जो कर देने वाला व्यक्ति है, करदाता भुगतान ऐसे कर सकता है कि वो बागानों और खदानों में काम करे। अगर वो काम करता है तो उसका कर घट जाएगा, कर चुक जाएगा। अगर नहीं करता तो कर नहीं चुकेगा। चूंकि ये लोग पढ़े लिखे नहीं थे, बदमाश नहीं थे, इतनी बदमाशी समझते नहीं थे जितनी वहां के लोग बदमाशी कर रहे थे। तो इनको लगा कि यार कर लाद दिया गया, उस कर का भुगतान करना पड़ेगा, नहीं तो परेशानी आएगी। तो कर भुगतान करने के लिए आपको क्या करना होगा? बागानों और खदानों में काम करना होगा। समस्या का हल हो गया। आपको मजदूर नहीं मिल रहे थे, वेतन पर काम करने वाले, तनख्वाह पर काम करने वाले, लेकिन तोड़ निकाला, कर बढ़ाओ, और कर चुकाने के लिए आपको काम करना पड़ेगा। फिर क्या था? कई सारे लोग बड़ी बड़ी जमीन के मालिक थे, अपनी बड़ी जमीन के मालिक थे, और अपना बढ़िया काम चल रहा था। तो उनने क्या किया? उत्तराधिकार कानून भी बदल दिए, है ना। जो आपके पुत्र होंगे उनके लिए कानून बदल दिया। कैसा? क्योंकि पुरानी जमीन पर तो कर नहीं सकते, नया कानून निकाल दिया उत्तराधिकार का, ताकि क्या हो, जो काश्तकार लोग हैं, बड़ी बड़ी जमीन है, उनको हटा सकें। तो लोग जमीन से हटेंगे तो काम तो करना पड़ेगा पेट पालने के लिए, तो फिर क्या होंगे? मजदूरी की तरफ ढकेल सके। तो इसमें क्या किया उत्तराधिकार कानून में? इसमें क्या किया गया कि केवल परिवार के एक ही सदस्य को पैतृक संपत्ति दी जाएगी। अब पैतृक संपत्ति क्या कहलाती है? पैतृक संपत्ति कहलाती है कि आपके पिता से जो आपको ट्रांसफर होता है, जो आपको मिलता है, उसको क्या कहते हैं? आप पैतृक संपत्ति कहते हैं। मतलब कि क्या?
घर, जमीन, सोना, चांदी जो भी है, ऐसा कहते हैं ना कि वो तो पैतृक रईस हैं, उनके पास तो पैतृक पैसा है, वो तो पैतृक जमीन वाले हैं। तो आपको आपके पिताजी से जो ट्रांसफर हुआ है वो पैतृक है। आपके पिताजी को कहां से ट्रांसफर हुआ है? आपके दादाजी से ट्रांसफर हुआ है। कुछ इनने बढ़ा लिया होगा या घटा लिया होगा, जो भी होगा। तो पीढ़ी दर पीढ़ी जो संपत्ति ट्रांसफर होती है उसको कहते हैं पैतृक। तो यहां पर क्या कर दिया, वो पैतृक क्या होती है कि आपके पिताजी के मान लीजिए 4 बच्चे, तो चारों में बराबर बढ़ जाएगी। 4 लड़के हैं तो चारों में बराबर बढ़ जाएगी, 2 है तो दोनों में बराबर बढ़ जाएगी। यहां पर क्या कर दिया कि एक ही सदस्य को मिलेगी, तो एक तो ये आपस में लड़ना भी स्टार्ट हो गए होंगे, दूसरा बाकी के सदस्यों को नहीं मिलेगी तो फिर वो बेरोजगार होंगे। बेरोजगार होंगे तो क्या होंगे, उनको श्रम करना पड़ेगा। तो इस कानून के जरिए क्या हुआ कि परिवार के जो बाकी के सदस्य बचे हैं उनको श्रम बाजार में धकेलने का प्रयास किया गया, या श्रम बाजार में उनको ले जाने की कोशिश की गई कि वो श्रम में पहुंचना स्टार्ट कर दें। क्लियर? तो इससे क्या हो गया कि उनकी श्रम की उपलब्धता बढ़ना स्टार्ट हो गई। अब जब श्रम की उपलब्धता बढ़ी तो जो लोग खदानों में काम करते हैं या बगीचों में काम करते हैं, तो खदान कर्मी मतलब जो खान में काम करते, खान कर्मियों को बड़े बड़े बाड़ों में बंद करके रखा जाता था। उनको खुले में घूमने फिरने की कोई आजादी नहीं थी और उन पर पाबंदी लगा दी गई कि आप खुले में घूम फिर नहीं सकते। इसी दौरान क्या होगा, अफ्रीका में आ जाएगी रिंडरपेस्ट। ये एक टूल के तरीके से काम करेगी, एक हथियार के तरीके से काम करेगी। और अंग्रेज कह रहा हूं, अंग्रेजों की जगह मैं यूरोपियन कहना ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि यहां पर सभी प्रकार के लोग आए थे। तो यूरोपियन के लिए ये एक मौका साबित हो जाएगा। रिंडरपेस्ट क्या है? एक विनाशकारी पशु रोग है जो किसी पशु को होगा तो उसके मरने की संभावना ज्यादा थी, वो मर ही जाया करता था। और अगर आप देखें ये बीमारी जो है बहुत तेजी से फैली, इस कारण से इसको पशुओं का प्लेग या मवेशी प्लेग के नाम से भी जानते हैं। ये बीमारी कैसे आई? तो ये बीमारी एशियाई देशों से जो जानवर आए थे उन जानवरों के जरिए आई होगी। अब एशियाई देशों से जानवर क्यों आए होंगे? तो इरिट्रिया करके एक जगह है, उस पर कुछ हमला करने के लिए इतावली मतलब इटली के सैनिक आए हुए थे। अब इटली के सैनिक वहां पर हमला करने के लिए आए थे, तो वो वहां पर रुके थे, तो भाई पेट तो भरना पड़ेगा। पेट भरने के लिए क्या है, और ये कहां पर है आपका, एकदम आपके उत्तर पश्चिमी तट के आसपास आप देख पाएंगे इस पर। तो वो आए हुए थे, तो उनका पेट भरने के लिए चीजें कहां से आ रही थी, मतलब जो मांस आ रहा था वो कहां से आ रहा था, वो जानवर आ रहे थे एशिया से, और उन जानवरों में ये बीमारी थी। तो एशिया से जो जानवर आए उन जानवरों के साथ ये बीमारी आ गई। तो ये बीमारी बिल्कुल आग की तरह, जैसे जंगल में आग फैलती है ना कि एक छोर पर लगे और दूसरी छोर पर, तो ये पूर्वी तट पर ये लड़ाई चल रही थी। तो पूर्वी तट पर ये बीमारी आई और पूर्वी तट से बीमारी पश्चिमी तट और दक्षिण अफ्रीका सारी जगह पर फैल जाती है ना। तो यहां पर जो एशियाई जानवर आ रहे थे, यहां पर जो मैंने पश्चिमी तट बताया वो पूर्वी तट पर है ना। पूर्वी तट पर इतावली जो लोग हैं वो क्या थे, लड़ने के लिए इतावली सेना आई हुई थी, तो उनका पेट भरने के लिए एशिया से जानवर आते थे। उन जानवरों के साथ बीमारी आई, ये बीमारी पूरी आग की तरह फैल जाती है। पूरब से पश्चिम की तरफ, उत्तर से दक्षिण की तरफ, सब एकदम चकाचक पूरे सब अफ्रीका के देशों में हो जाती है, जानवर मरना स्टार्ट हो जाते हैं। मतलब रिंडरपेस्ट की चपेट में जो जानवर आए तो 90% मवेशी मरते ही चले गए। जो गांव आया, अगर वहां 100 जानवर है तो 90 तो मरना ही है पक्का, 10 बचेंगे। तो जानवर मरते जाएंगे। अब जानवर मरते जाएंगे तो क्या होगा, पशुधन की वहां पर कमी हो जाएगी, पशु कम हो जाएंगे। पशु कम हो जाएंगे तो अफ्रीका के लोग परेशान होंगे तो ये मौका किसको मिल जाएगा, यूरोपियन को। उनने बोला यार मौका, और मौके पे चौका, तुरंत मारो। तो आप देखना यहां पर पशुओं के खत्म हो जाने से अफ्रीकी जो लोग हैं उनकी रोजी रोटी पर बड़ा असर पड़ा, क्योंकि उनकी रोजी रोटी के साधन क्या थे, जानवर से खेती करते थे और उनसे ही कुछ थोड़ी बहुत कमाते या उनसे ही कुछ खाते थे, वो खत्म हो गई। यूरोपियन ने सोचा कि अपनी सत्ता को और मजबूत करने और अफ्रीका के जो लोग हैं जो मजदूरी नहीं करना चाहते थे उनको श्रम बाजार में धकेलने के लिए, है ना। तो अब जो लोग हैं वहां पर, जैसे बागान के मालिक, खान के मालिक और औपनिवेशिक सरकारें, इनको एक बहुत अच्छा मौका मिल गया। उस मौके में इन्होंने क्या किया कि जो बचे कुछ पशु थे उन सभी को अपने कब्जे में ले लिया। अपने कब्जे में ले लिया तो पूरा पशुधन किसके नियंत्रण में आ गया, औपनिवेशिक सरकारों, बागानों के मालिक और खानों के मालिकों की। तो अब क्या होगा कि इनके पास तो रोजी रोटी का साधन होगा नहीं अफ्रीका के लोगों के पास, तो अब तो ये मजबूरी में काम करने को तैयार आएंगे। तो ऐसा करने से मतलब रिंडरपेस्ट बीमारी नहीं आती तो पशुधन कम नहीं होता, तो फिर जो बच्चे कुछ जानवरों को अपने नियंत्रण में नहीं ले पाते, तो ये यूरोपीय उपनिवेशकार हैं या यूरोपीय जो आए हैं जिनने उपनिवेश सरकार बनाई है, उनने क्या किया, पूरे अफ्रीका को गुलाम बना लेने का एक बेहतरीन मौका उनको मिल गया और पूरे अफ्रीका को धीरे धीरे वो अपने गुलामी में बना लेते हैं।
ऐसी बीमारियों की कई सारी कहानियां हैं, कई सारे आप जिक्र देखेंगे, कई सारे किस्से देखेंगे जहां पर अवसर को आप ऐसा कहते हैं आपदा को अवसर में बदलना। तो यहां पर जो आपदा आई थी अफ्रीका के लोगों पर, रिंडरपेस्ट नाम की बीमारी, इसको उनने इस आपदा को उन्हें अवसर में बदल दिया और अपना क्या किया, पूरे अफ्रीका पर अलग अलग देशों ने आधिपत्य जमा लिया। मतलब यूरोप की सरकारों ने या यूरोप के देशों ने अपने अपने अलग अलग उपनिवेश बना लिए। कैसे? ये बीमारी आई तो उनको अफ्रीका में जीतने का एक बहुत अच्छा मौका मिल गया, अफ्रीका को वो गुलाम बना लेते हैं। तो ये बात क्लियर हो गई कि भाई रिंडरपेस्ट और मवेशी प्लेग ने क्या किया है। ये बात क्लियर है। पहले कैसा चल रहा था अफ्रीका, वहां के लोग वेतन पर काम नहीं करते थे, लेकिन जानवरों की कमी हो जाने के कारण मजबूरी में उनको श्रम करना पड़ा और उसी कमी के चलते क्या हो गया, अफ्रीका गुलाम बन जाता है। मैग्नेट ब्रेन्स ने आपकी सुविधा के लिए अपना एक एप्लीकेशन डेवलप किया है जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, और अपनी एक वेबसाइट भी डेवलप की है जिसका उपयोग करने के लिए आप गूगल पर टाइप करेंगे magnetbrains.com। जैसे ही टाइप करेंगे आपके सामने ऐसा पेज खुलेगा। पेज खुलते ही आप देखेंगे वहां पर कि एक्सप्लोर टॉप कोर्सेस लिखा होगा, मतलब कि आपको आपका कोर्स सेलेक्ट करना। आप हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, स्पोकन, NTSC, ओलंपियाड, यूपी बोर्ड है ना, फिर इसके बाद आप IIT, JEE, नीट और जैप कैप जो भी आप करना चाहें उसको आपको सेलेक्ट करना होगा। CBSE हिंदी मीडियम, चूंकि आप स्टूडेंट हिंदी मीडियम के हैं तो मैं ऐसा मान के चलता हूं कि आप हिंदी सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपके पास मौका आएगा क्लास सेलेक्ट करने का, तो फिर आप क्लास सेलेक्ट करेंगे। जैसे ये क्लास 10th सेलेक्ट है, आपने क्लिक किया, क्लिक करते क्या होगा, सारे टीचर्स आपके सामने आ जाएंगे। आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, जिससे मैं मान के चलता हूं कि आप अभी इतिहास पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो हिस्ट्री ही पढ़ना चाहेंगे। तो हिस्ट्री पढ़ना चाहेंगे तो फिर आप क्या करें, भारत और समकालीन विश्व 2, ये आपकी किताब का नाम है। आप गए और यहाँ पर वॉच नाउ पर क्लिक किया। वॉच नाउ पर क्लिक किया तो क्या होगा, ये ऐसी एक प्लेलिस्ट खुल जाएगी। सारे चैप्टर टॉपिक बाई सारे चैप्टर आ जाएंगे, उनके अंदर टॉपिक, सब टॉपिक, सॉल्यूशन, क्वेश्चन सब आ जाएगा। आप क्लिक करेंगे कोई भी चैप्टर पर तो पूरी लिस्ट खुल जाएगी और हर एक के सामने सब वॉच नाउ पर क्लिक होगा। मतलब आप उस पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, आपका वीडियो यहां पर चल जाएगा, ऐसे वीडियो चल जाएगा। आप पूरा वीडियो देखने के बाद आप अगले वीडियो पर जाना चाहते हैं तो इस नेक्स्ट बटन का उपयोग करके अगले वीडियो पर भी जा सकते हैं। अगले वीडियो पर चले जाएंगे तो इससे क्या होगा कि आप सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ पाएंगे, आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध करा रहा है। ये वीडियो प्राप्त करने के लिए आपको करना क्या है, आप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना भी ना भूलें। कमेंट कर भी जरूर बताएं कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं। धन्यवाद।